बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 10 जिसमें हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 10 सॉल्ट्स के हवाले से होगा। सबसे पहले हम सॉल्ट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स होते क्या हैं। तो याद रखिएगा, क्लास ऑफ कंपाउंड्स which contains acidic and basic radicals। कंपाउंड्स की एक ऐसी क्लास जिसमें एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स मौजूद होते हैं, उसे हम सॉल्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ये डिफाइन करना होगा कि एसिडिक और बेसिक रेडिकल जो है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम रेडिकल की बात करेंगे। अगर आपको याद हो, आपने 9th क्लास में पहले चैप्टर में एलिमेंट वाले टॉपिक में लास्ट पर बेटा डेफिनेशन पढ़ी थी रेडिकल की। हमने क्या पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ एटम having any charge एटम्स का एक ऐसा ग्रुप जिस पर कोई भी चार्ज मौजूद होता है उसे रेडिकल कहा जाता है। और नेक्स्ट हमने डिफाइन करना है एसिडिक और बेसिक रेडिकल को। अगर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो तो हम क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल कहते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, एटम्स का ऐसा ग्रुप जिस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है उसे बेसिक रेडिकल कहा जाता है। जबकि एटम्स का ऐसा ग्रुप जिस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है उसे हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं। अब हमने इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़नी है, रीजन भी पढ़नी है कि जो एटम या एटम्स का ग्रुप जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे एसिडिक रेडिकल क्यों कहते हैं। चले, रेडिकल कहने की तो समझ आती है कि एटम्स का ग्रुप है, उसके ऊपर चार्ज है। नेगेटिव वाले को एसिडिक और पॉजिटिव वाले को बेसिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है अपीयर्स फ्रॉम अ बेस, क्योंकि ये हमारे पास एक बेस की तरफ से आता है, इसलिए हम इसको बेसिक रेडिकल का नाम दे देते हैं। इसी तरह एटम्स का ऐसा ग्रुप जो हमारे पास एसिड की तरफ से आ रहा होता है और नेगेटिव चार्ज रखता है, उसको हम एसिड की तरफ से आने की वजह से लफ्ज एसिडिक यूज करते हैं। और एटम्स के ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे रेडिकल कहा जाता है। तो क्योंकि उस पर भी चार्ज होता है इसलिए हम लफ्ज एसिडिक रेडिकल कह देते हैं, अपीयर्स फ्रॉम एसिड। एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं। यहां पे बेटा आप गौर कीजिएगा कि अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 के दरमियान लेट्स सपोज रिएक्शन होता है तो हमें अमोनियम सल्फेट हासिल होता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल हासिल होंगे। इक्वेशन को अमोनियम आयन इधर एक है इधर दो हैं, बैलेंस करने के लिए आपने दो लगाया तो वाटर मॉलिक्यूल भी हमारे पास क्या बनेंगे, दो। अब जरा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि हम अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज होता है तो अमोनियम आयन बनता है पॉजिटिवली चार्ज प्लस हाइड्रोक्सल आयन देता है
तो चूंकि हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल हैं, दो मॉलिक्यूल से दो अमोनियम आयन और दो ही हाइड्रोक्सिल आयन आएंगे। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड जब आयोनाइज होता है तो एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो H पॉजिटिव आयन फर्निश करता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज होते वक्त सल्फेट आयन देगा और दो H पॉजिटिव आयन दे देगा। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम है जिस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, लिहाजा ये रेडिकल है और ये बेस से आया है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, बेसिक रेडिकल कहेंगे। ये हमारा कौन सा रेडिकल है, बेसिक रेडिकल। और दूसरी जानब अगर आप देखो सल्फेट, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है और इस पे भी चार्ज मौजूद है, लिहाजा ये भी एक रेडिकल है और चूंकि ये एसिड से आया है इसलिए आप इसे क्या कहेंगे, एसिडिक रेडिकल कहोगे। तो ये दोनों मौजूद हैं इस साल्ट के अंदर। तो आपने देखा कि एसिडिक रेडिकल भी और बेसिक रेडिकल भी अगर मौजूद होता है तो वो कंपाउंड क्या कहलाता है, साल्ट कहलाता है। नेक्स्ट वन है नेमिंग के हवाले से, नेमिंग ऑफ साल्ट्स। जो साल्ट्स होते हैं उनको नाम देने का तरीका क्या होता है कि आपने पहले बेसिक रेडिकल का नाम लिखना है, राइट, द नेम ऑफ बेसिक रेडिकल and then the name of acidic radical। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो हमारा बेसिक रेडिकल कौन सा है, अमोनियम। तो ये नाम क्या बनेगा, पहले बेसिक रेडिकल का नाम अमोनियम, उसके बाद एसिडिक रेडिकल कौन सा, सल्फेट। तो हमने नाम क्या दिया, अमोनियम सल्फेट। इसी तरह अगर हमारे पास KNO3 लेट्स सपोज के साल्ट है तो इसमें पोटासियम पे पॉजिटिव 1 चार्ज है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड से आया ना, ये हमारा बेसिक रेडिकल है। इसका नाम पहले लिखोगे पोटासियम और HNO3 नाइट्रिक एसिड से NO3-1 चार्ज आया और लिहाजा ये हमारे पास एसिडिक रेडिकल है, चूंकि एसिड से आया, बाद में उसका नाम लिखोगे नाइट्रेट। तो नाम क्या बन गया, पोटासियम नाइट्रेट। इस तरह से नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साल्ट्स। अब हमने अगला पॉइंट क्या पढ़ना है, साल्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात क्या होती हैं। तो उसमें सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट के हवाले से। फिजिकल स्टेट इनकी कौन सी होती है, सॉलिड। और अगर आपको याद हो तो आपने 9th क्लास के चौथे चैप्टर में बेटा पढ़ा था कि सॉलिड की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। आपने उसमें पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होते हैं और एमरफस सॉलिड भी होते हैं। तो क्रिस्टलाइन वो सॉलिड होते हैं जो 3 डायमेंशनल स्पेसिफिक अरेंजमेंट रखते हैं। लिहाजा हमारे पास जो साल्ट्स हैं ये भी कौन से कंपाउंड हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। हम इसके रीजन अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग के एतबार से यहां पे लिखूंगा कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग इनमें कौन सी होती है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे ही मैं इसको जस्टिफाई करूंगा हमें खुद ब खुद क्रिस्टलाइन सॉलिड होने की वजह भी मालूम हो जाएगी।
तो याद रखिएगा इनमें बॉन्डिंग नेचर कौन सी होती है, आयोनिक, क्योंकि इनमें कैटाइन और एनाइन के दरमियान बॉन्ड बनता है। कैटाइन और एनाइन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। तो चूंकि आयोनिक बॉन्ड मौजूद है, आप जानते हैं कैटाइंस और एनाइंस के दरमियान स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पाई जाती हैं। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पाई जाती हैं, अब इसकी रीजन मैं लिखने जा रहा हूं। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस between cation and anion makes them solid। वो इनको सॉलिड बना देता है। आप बेटा छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि जितना पार्टिकल्स के दरमियान पैकिंग क्लोज होगी, एक दूसरे के करीब होंगे, उतना ही वो स्टेट सॉलिड की तरफ जा रही है। इसका मतलब सॉलिड में इसका मतलब सबसे क्लोज पैकिंग होती है। लिक्विड में कदरे कमजोर होती है और गैस में सबसे दूर पाए जाते हैं पार्टिकल। तो चूंकि यहाँ पे कैटाइन और एनाइन है, वो क्लोजेस्ट पैकिंग की वजह से वो सॉलिड हालत में। नेक्स्ट था कि क्रिस्टलाइन होने की भी हमने रीजन देनी है। क्रिस्टलाइन के अंदर स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल, जब कैटाइन और एनाइन आ गया तो मुसलसल 2 कैटाइन नहीं आ सकते या 2 एनाइन नहीं आ सकते। इसका मतलब अल्टरनेटिवली स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो जाएगी। और ऐसे सॉलिड्स जिनमें स्पेसिफिक अल्टरनेटिव 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट पाई जाती है उसको आप क्रिस्टलाइन कहते हो। लिहाजा साल्ट्स भी क्रिस्टलाइन हो गए बिकॉज दे पोजेस specific 3-dimensional alternative arrangement of cations and anions। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक बात आपको बताता चलो, मे भी कुछ स्टूडेंट्स जब इंग्लिश सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो कहेंगे बिकॉज से तो फिक्रा कोई भी स्टार्ट नहीं लिया जाता अमूमी तौर पे। तो याद रखिएगा बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप इसकी जगह इट इज़ ड्यू टू भी लिख सकते हो, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री है, आप बिकॉज से भी स्टार्ट करोगे ना तो डोंट वरी, केमिस्ट्री में ग्रामर के एतबार से ये गलतियाँ इस हद तक कंसिडर नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि एक बच्चे ने अगर बिकॉज से स्टार्ट किया होगा और एक ने इट इज़ ड्यू टू से, तो नो डाउट इट इज़ ड्यू टू वाले का ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होगा उस बंदे के ऊपर। लेकिन बिकॉज से भी लिखोगे तो श्योरिटी है गलत नहीं करेगा। ऑलरेडी बच्चे लिखते हैं और उनके अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मार्क्स भी आते हैं। सो इसलिए आप बिकॉज से भी स्टार्ट कर लोगे ना रीज़न को, तो नो प्रॉब्लम, ये केमिस्ट्री का चलेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास हम इसकी थर्ड वन प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास इसकी थर्ड वन प्रॉपर्टी बनने जा रही है, क्योंकि आपकी बुक में फिजिकल स्टेट, नेचर ऑफ बॉन्डिंग वगैरह एक में या मैंने उसको अलग अलग कर दिया है, तो आपके पास थर्ड वन जो प्रॉपर्टी बनेगी वो है मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से। देखें, हमें सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना चाहिए। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। जब भी कोई चीज़ पिघलती है तो इसका मतलब पहले वो कौन सी हालत में है? सॉलिड हालत में है, और वो पिघल के किस में जा रही है? लिक्विड हालत में जा रही है। सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं, लिक्विड में वो एक दूसरे से दूर होते हैं। लिहाजा जब सॉलिड में वो एक दूसरे के करीब थे तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जब लिक्विड में तब्दील हुए तो एक दूसरे से दूर चले गए तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कमज़ोर हो गई हैं। उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को कमज़ोर करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो जिस टेम्परेचर पे वो टूटती हैं, वो टूटना शुरू होती हैं, उस टेम्परेचर को आप क्या कहते हो? मेल्टिंग पॉइंट कहते हो।
इसी तरह बॉइलिंग होता है किसी लिक्विड का गैसीय स्टेट में तब्दील हो जाना। लिक्विड में पार्टिकल्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं, गैस में बहुत ज़्यादा फासले पर मौजूद होते हैं। जब गैस में बहुत ज़्यादा फासले पर मौजूद होता है तो इसका मतलब गैसीय स्टेट में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कमज़ोर हो चुकी होती हैं, जबकि लिक्विड में ज़्यादा थी। सो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस से कम अट्रैक्टिव फोर्स की तरफ जाना है तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ेंगे तो कम पे जाएंगे ना, तो वो तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो वो टेम्परेचर जो उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। ठीक हो गया, बॉइलिंग के लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। तो याद रखिएगा कि आयोनिक कंपाउंड्स होने के नाते इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। अब आप इसकी रीज़न देखें, गौर करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। देखें इंपॉर्टेंट बात, मैंने अभी आपको बोला मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ज्यादा होती हैं उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। तो क्योंकि हमारे पास साल्ट्स में तो कैटाइंस और अनाइंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं, इसी वजह से इनके फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। बिकॉज दे हैव आयोनिक बॉन्ड and strong, that is why strongest electrostatic forces therefore high temperature is required to overcome these attractive forces. And finally, we said that their melting and boiling points are higher, वो ज्यादा होते हैं। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के हवाले से, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हमें क्रिस्टलाइजेशन का इल्म होना चाहिए और साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। चौथी कौन सी प्रॉपर्टी है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा क्रिस्टलाइजेशन को। तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है क्रिस्टल फॉर्मेशन। जब क्रिस्टल फॉर्मेशन की जाती है, क्रिस्टल किसे कहते हैं इसको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। याद रखिएगा क्रिस्टल एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स को बोला जाता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स। तो बहुत सारे साल्ट्स को जब पानी में से आप इनसॉल्युबलाइज करवा के सेपरेट आउट करते हैं, अलहदा करते हैं, तो उस वक्त कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली तौर पे बाउंडेड हो जाते हैं, मतलब प्योर बॉन्ड बना के उस एटम जो साल्ट के एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं उनके साथ लिंक्ड हो जाते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं, कहा जाता है या कहलाते हैं। ड्यूरिंग सेपरेशन of salts sometime from water भी लिख लें ताकि आपको आइडिया रहे कि वाटर में से हम कर रहे हैं। sometimes
few molecules of water combined with salt chemically. These molecules are called water of crystallization. इन मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। कंबाइंड विद साल्ट केमिकली से मुराद भी बेटा यही है कि वो लिंक्ड हो जाते हैं, बांड बना लेते हैं, प्योर बांड। ठीक हो गया? आपको 9th क्लास के चौथे चैप्टर में याद होगा कि एक कोवेलेंट आयोनिक मेटालिक इस तरह के बांड होते हैं ना, प्योर बांड होता है जिसको आप इंट्रामोलेकुलर फोर्स, यानी कि ये इंट्रामोलेकुलरली तौर पे अटैच हो जाते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल का हिस्सा बन जाते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स को उसके साथ मेंशन भी किया जाता है, जैसा कि कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट CaSO4.2H2O। यहाँ पे जो हमारे पास ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक्चुअल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तादाद है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इस साल्ट का नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट। साथ बोला जाता है, लिखा जाता है। क्लियर हो गया? इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इसके रिलेटेड, कि जो एनुअल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो चूंकि इस बार भी मैक्सिमम चांस है कि आपको इंशाल्लाह लाजमी आएगा। उसकी रीज़न क्या है? इतना मैं श्योर क्यों? लास्ट ईयर बेटा आया नहीं है। ये जो अभी आपके सीनियर ईमान अहमद लोग थे ना, इनको ये एमसीक्यू नहीं आया, दोनों ग्रुप्स को नहीं आया। इसलिए उम्मीद है, मैक्सिमम चांस है कि आपको ये लाजमी आएगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल्स। वाटर ऑफ crystallization is responsible for shapes of crystals। क्योंकि बेटा केमिकली वो कंबाइंड होता है। जब केमिकली कंबाइंड होता है तो उसने सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जगह घेरनी है। जब उसने इर्द गिर्द जगह घेरनी है तो इन अदर वर्ड्स उसने अरेंजमेंट हासिल नहीं करनी। जब अरेंजमेंट हासिल करनी है तो इससे शेप क्या होती है? गवर्न होती है, शेप बनती है साल्ट की। अरेंजमेंट से ही शेप बनती है ना, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये शेप के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर हो गया? मैं एक बार लिख भी देता हूँ। रीजन इसकी क्या है? बिकॉज दे आर केमिकली अरेंज्ड या bonded to the atoms of salt. It means they arranged themselves around the atoms of salt and their arrangement effect plays an important role in shapes of salt। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद चौथा और आखिरी पॉइंट,
सॉरी पांचवा, चूंकि वो ऑर्डर हमने चेंज किया हुआ है। पांचवा और आखिरी पॉइंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड। साल्ट्स जो होते हैं ये न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। जस्टिफाई करें, ये पांचवी प्रॉपर्टी है यहां तक। जस्टिफिकेशन समटाइम मांग ली जाती है, तो याद रखिएगा कि बिकॉज दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, बिकॉज दे हैव इक्वल नंबर ऑफ या मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोडियम सल्फेट बेटा आयोनाइज हुआ, उससे हमें 2 सोडियम आयन हासिल हुए प्लस 1 सल्फेट आयन हासिल हुआ। एक आपको पता है शुरू में लिखा ना लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता और मोस्टली नहीं लिखा जाता। तो अब यहाँ पे देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर ऑफ कैटाइन्स कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ एनाइंस कितने हैं, 1। इसका मतलब ये बराबर नहीं है। सो पॉसिबल है कि नंबर ऑफ कैटाइन एंड नंबर ऑफ अनाइंस अनइक्वल हो। पॉसिबल है, हमेशा ऐसा नहीं होता। सोडियम, अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो उसमें अगर हम देखें तो सोडियम आयन बनता है प्लस क्लोराइड आयन बनता है। तो आप यहाँ पे अगर गौर करें तो हमारे पास नंबर ऑफ कैटाइन्स कितने हैं, 1। तो नंबर ऑफ अनाइंस भी कितने हैं, वो भी 1। सो इसका मतलब यहाँ पे नंबर भी क्या है, बराबर। लेकिन इस एग्जाम्पल में नंबर बराबर नहीं है। सो हो सकता है नंबर, तादाद कैटाइंस कितने हैं, अनाइंस कितने हैं, वो अनइक्वल हो, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज या कैटाइन, नेट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड। अब देखो 1 सोडियम पर +1 है, 2 सोडियम पर कितना हो गया, +2 हो गया। आप इसी तरह देखो अनाइन 1 के ऊपर ही -2 है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कौन सा चार्ज है हमारा, नेगेटिव चार्ज है, -2 आ रहा है, वो हमारे पास क्या है, -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये +2 और -2 एक दूसरे से कैंसल हो जाएंगे और अलजेब्रिक सम क्या रह गया, 0। इसलिए हमने नतीजा अखज़ किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज उनकी बराबर है, साइन उल्टा है। एक पॉजिटिव में उतना चार्ज है, एक नेगेटिव में उतना चार्ज है, जिससे हमें यह साबित हुआ कि ओवरऑल वो अलजेब्रिक सम करके 0 कर देंगे और हम कहेंगे कि साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। बट यहाँ पर एक बात मेंशन करता चलो, बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं कि बिकॉज दे आर फॉर्म्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, के साल्ट्स जो होते हैं वो एसिड बेस रिएक्शन से बनते हैं ना, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होते हैं। बेटा ये जवाब गलत है, प्रॉपर ये वाला जवाब है, और आपने यही याद करना और यही लिखना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपको लास्ट पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि जिस तरह मैंने ये एक साल्ट लिखा है जिसमें कैटाइन की तादाद और अनाइन की तादाद डिफरेंट है, आपने इसी तरह 5 एग्जाम्पल्स मुझे सेंड करनी है, साल्ट्स के नाम लिख के, और इसी तरह उनके आयंस आपने बनाने हैं और तादाद लिखनी है कि उसमें नंबर ऑफ कैटाइन कितने थे और नंबर ऑफ अनाइन, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितनी है और मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कितनी है, जिससे साबित हो कि वो न्यूट्रल साल्ट है, ठीक हो गया, न्यूट्रल कंपाउंड है इन अदर वर्ड्स। क्लियर हो गया। यहाँ तक बेटा आपका लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।